अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं आप सबको यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर पर वेलकम कहती हूँ। आज जो हम स्टोरी डिस्कस करने जा रहे हैं वो स्टोरी है द सनराइज़ ऑन द वेल्ड बाय डोरिस लेसिंग। स्टोरी को डिस्कस करने से पहले हम लोग राइटर को डिस्कस कर लेते हैं। जो राइटर है वो है डोरिस लेसिंग, जो कि 22 अक्टूबर 1919 को पैदा हुई थी और 17 नवंबर 2013 में इनकी डेथ हो गई हुई है। ये ब्रिटिश जिम्बाब्वियन नॉवलिस्ट हैं और बेसिकली इनकी जो बर्थ प्लेस है वो ईरान में है, जहाँ पे ये लोग 1925 तक रहे थे। उसके बाद इनकी फ़ैमिली जिम्बाब्वे मूव कर गई थी। फिर वहाँ से 1949 में इनकी फ़ैमिली लंदन को मूव कर गई थी। जिन्होंने नॉवेल्स लिखे हैं उनके अंदर द ग्रास इज सिंगिंग, जो कि 1950 में पब्लिश हुआ था। और उसके बाद जो चिल्ड्रन ऑफ वायलेंस, जो कि 1952 से 1969 तक पब्लिश हुआ था। द गोल्डन नोटबुक, जो कि 1962 में पब्लिश हुआ था। द गुड टेररिस्ट, जो कि 1985 में पब्लिश हुआ था। ठीक है। फिर इनके एक नावल है जो कि 5 नॉवेल्स है, कलेक्टिवली नोन एज कोनापोस इन आर्गोस। ठीक है, स्पेलिंग CANOPUS स्पेस IN स्पेस ARGOS। ये है जो कि 1979 से 1983 तक पब्लिश हो चुका था। मोस्ट ज़्यादा फेमस इनके वर्क है, मोस्ट फेमस वर्क इनके गए हैं। इसके बाद अगर हम बात करें इनके अवार्ड को, तो इनको 2007 के अंदर नोबेल प्राइज़ फॉर लिटरेचर मिला था। लिटरेरी मूवमेंट की बात करें जिनकी तरह ये काम कर रही है वो मॉडर्निज़म, पोस्ट मॉडर्निज़म, सूफीज़म, सोशलिज़म, फेमिनिज़म, सिसेप्टिज़म का चल रहा है। इनको नोबेल प्राइज़ के साथ साथ मिला था जो प्राइज़ वो है WH स्मिथ लिटरेरी अवार्ड। इसके साथ इनको डेविड कोहेन प्राइज़ भी मिला और भी इन्होंने बहुत ज़्यादा प्राइज़ वॉन किए अपनी लाइफ के अंदर। ऑथर ने अपनी एक स्टेटमेंट में कहा कि द राइटर्स आई नो और हुज लाइव्स आई हैव रेड अबाउट हैव वन थिंग इन कॉमन, a stressed childhood. I do not mean necessarily an unhappy one, but children who have been forced into self awareness early have had to learn how to watch the grown ups assess them, know what they really mean as distinct from what they say. Children who are continually observing everyone they have had the best of apprenticeships. अब ये जो स्टेटमेंट है इसके अंदर जो इन्होंने रिफ्लेक्ट किया ना, वो रिफ्लेक्ट किया स्ट्रेस्ड चाइल्डहुड। ठीक है, कि हर बच्चे का चाइल्डहुड स्ट्रेस है। ठीक है, ये नहीं कि हैप्पी वन ना हो। ठीक है, मतलब स्ट्रेस उसकी लाइफ में उसको फेस करना पड़ा है। और यही जो इनकी स्टेटमेंट है ना, यही स्टेटमेंट जो है रिफ्लेक्ट करेगी इनका जो हमने रिस्पेक्टिव वर्क पढ़ना है, द सन ऑन द वर्ल्ड। इसके अंदर भी एक बॉय होगा, उसकी चाइल्डहुड से उसकी मेच्योर की एज होगी, उसको डिस्कस किया जाएगा। आते हैं अब हम लोग स्टोरी की तरफ। पहले डिस्कस कर लेते हैं करैक्टर्स को। इसके अंदर पहला करैक्टर जो आ रहा है वो है 15 ईयर ओल्ड बॉय, एक लड़का है। अब ये जो करैक्टर है ना बॉय का, वो मेन करैक्टर है जो कि डायनामिक करैक्टर भी है। डायनामिक करैक्टर ऐसे करैक्टर होते हैं जो कि स्टार्ट पे कुछ और स्टोरी के एंड तक वो चेंज हो जाए। अब स्टोरी की जब स्टार्ट होती है तो लड़का सोचता है कि वो हर चीज़ को कंट्रोल कर सकता है, वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। लेकिन जब उसके बाद उसके सामने बक की डेथ हो जाती है ना, बक एक एनिमल है, तो वो रियलाइज़ करता है कि उसके पास कुछ भी नहीं है, वो कुछ भी कंट्रोल नहीं कर सकता। ठीक है, तो जो यंग बॉय जो है ना वो प्रोटैगनिस्ट भी है स्टोरी का और मेन कैरेक्टर भी है, और स्टोरी इसी कैरेक्टर के इर्द गिर्द घूम रही है। अगला है द पेरेंट्स। जो पेरेंट्स हैं ये स्टेटिक कैरेक्टर्स हैं क्योंकि ये चेंज नहीं होते स्टोरी के अंदर, और ये पैसिव भी हैं क्योंकि इनका स्टोरी के अंदर कोई रोल नहीं है। पैसिव कैरेक्टर जिसका कोई इंपॉर्टेंट रोल ना हो। अगला है द बक। बक भी जो है ये स्टेटिक कैरेक्टर है स्टोरी के अंदर क्योंकि ये भी चेंज नहीं होती। ये एंटागोनिस्ट भी हो सकती है स्टोरी के अंदर क्योंकि इसने इन्फ्लुएंस किया है प्रोटैगनिस्ट की लाइफ को। बक जो है ना वो प्रॉब्लम के तौर के ऊपर भी मतलब कि स्टोरी के अंदर आ रही है कि एक एक्ट एज अ प्रॉब्लम इन द स्टोरी। ठीक है, और ये जो बॉय है उसको रियलाइज़ करवाती है कि जो लाइफ का साइकिल है ना उसको चेंज नहीं किया जा सकता। ठीक है, और बक कौन है, बेसिकली एक एनिमल है जो कि इंजर्ड होगा स्टोरी में।
समरी को स्टार्ट करते हैं। जो स्टोरी है ना वो अफ्रीका की एक जगह है वेल्ड, उसमें टेक प्लेस कर रही है, हिस्सा ले रही है, वहाँ पे स्टोरी चल रही है। ये जो वेल्ड है ना बेसिकली अनकल्टिवेटेड लैंड है साउथ अफ्रीकन के अंदर, उसका पैच है, हिस्सा है। जो स्टोरी है ना वो ओमनिशिएंट थर्ड पर्सन के अंदर नरेट की गई है। जब स्टोरी की स्टार्ट होती है तो एक कोटेशन है, द यूजुअल थॉट्स ऑफ टीन एजर्स आर फॉर फ्रॉम मेच्योरिटी, कि जो टीन एजर्स सोचते हैं ना उनकी जो थॉट्स होती है वो जो रियलिटी है, मेच्योरिटी है, उससे बहुत दूर होती है। और स्टोरी के अंदर हम लोग को दिखाया है राइटर ने अडल्टहुड और मेच्योरिटी की एज के अंदर कैसे आपको हार्डशिप फेस करनी पड़ती है, कैसे आपको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। जो स्टोरी है बेसिकली एक बॉय के अबाउट है। जो बच्चा है वो 15 साल का है, जो कि खुद को बहुत ज़्यादा पावरफुल समझता है, ठीक है। और वो सोचता है कि वो पूरी जो है ना अपने इनसाइड और अपने आउटसाइड हर चीज़ का वही मास्टर है, ठीक है। वो सब कुछ बदल सकता है। और उसके बाद जो है ना उसने ना उस करैक्टर ने, इस बॉय ने खुद की एबिलिटीज़ को जांचने के लिए बड़े बड़े जो है ना स्टेप्स उठाए हैं। और जो ऑथर है ना उसने जो पूरी स्टोरी है उसके अंदर एक नई दुनिया दिखाई है। और वो दुनिया कैसी दिखाई है कि जो 15 साल का बच्चा है उसकी आंखों से दिखाई है, उसके पॉइंट ऑफ से स्टोरी दिखाई है कि बॉय जो है बेसिकली अपने जो हैबिट ऑफ रिपीटिंग है उसके वर्ड्स, ठीक है, वो दिखाया गया इसके अंदर कि वो बार बार एक बात को रिपीट करता है। कहता है कि जैसा कि अब विंटर की रात है तो जो बच्चा है अपने बेड के ऊपर लेटा हुआ है और अपने माइंड पे बार बार रिकॉल कर रहा है, क्या रिकॉल कर रहा है कि जो टाइम अब सोने का है, सुबह मैंने 4:30 पे उठना है। और वो इस बात को बार बार रिपीट करता है और सो जाता है। और एग्जैक्ट 4:30 होते हैं, सॉरी 4:30 पे उठना है, तो एग्जैक्ट 4:30 होते हैं जब बॉय उठ जाता है। और वो सोचता है कि ना बिस्तर पे रहना और कंबल लेके रहना सर्दियों में, तो ये इसकी वीकनेस है, ये सोचता है। और कहता है कि अपनी वीकनेस को हरा सकता है बगैर किसी एफर्ट के। तो इसलिए वो जो है ना उठता है, अपना अलार्म लगाता है हर रात, और ऐसे ना मतलब डेली इस तरह इसी टाइम पे वो उठता है। फिर जब अपनी बॉडी को स्ट्रेच करता है और टाइटन महसूस करता है ना, तो वो कहता है इवन माई ब्रेन इवन दैट आई कैन कंट्रोल एवरी पार्ट ऑफ माई सेल्फ, कि मैं खुद को खुद कंट्रोल कर सकता हूँ। फिर वो फर्दर अपनी एबिलिटीज़ को चेक करने के लिए कहता है कि मैं जो ना अगर जल्दी उठ सकता हूँ तो मैं सारा दिन काम भी कर सकता हूँ। हालांकि वो थका हुआ होता है लेकिन वो इस चीज़ को एडमिट नहीं करता। और थ्रू आउट 3 नाइट्स वो जागता है और सारा दिन वो काम करता है। और वो समझता है कि मैं इस तरह अपने आप को कंट्रोल कर रहा हूँ और मेरी एबिलिटीज़ बहुत स्ट्रॉन्ग है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। इसी तरह ना एक दिन ये अपनी एबिलिटी चेक करने के लिए ना सोचता है कि ना मैं गन लेके ना शिकार को जाऊँगा। तो ये उठता है, हर तरफ अंधेरा ही तो होता है, उसके पेरेंट्स सोए हुए होते हैं। वो अपने पेरेंट्स को नहीं उठाता, गन लेता है और शिकार को चला जाता है। वो अपने घर से 100 यार्ड्स अवे चला जाता है, 100 यार्ड्स दूर चला जाता है। वो आहिस्ता आहिस्ता वॉक करता है और जब वो जाता है तो वो अपने कल्टिवेटेड पार्ट को छोड़ के अनकल्टिवेटेड पार्ट जिसका नाम वाइल्ड है वहाँ पहुँच जाता है। और वहाँ पे जब वो शिकार करने लगता है तो उसको साउंड ऑफ स्ट्राइकिंग सुनाई देती है एक एनिमल की, जो कि बक है, ठीक है। जब उसको वो साउंड सुनाई देती है ना तो वो देखता है वहाँ जाकर भाग के कि क्या हो रहा है, क्यों ये जो आवाज़ें हैं खौफजदा सी आ रही हैं। ये आवाज़ जो है इस बच्चे को पज़ल कर देती है। ये आवाज़ एक पेन की होती है, एक स्क्रीम की होती है। तो वो जो बच्चा है वो भागता है, जाता है, देखता है क्या हुआ है, ये स्ट्रेंज वॉइस किस चीज़ की आ रही है। और उसको पता लग जाता है कि आवाज़ किसकी है। एक बाउंडेड बक होती है, एक ज़ख्मी बक होती है, ठीक है। अब वो जो बक होती है ना वो क्या होती है, वो पेन से सफ़र कर रही होती है। और जो है ना बच्चा बड़ा पिटी फील करता है, टेरर फील करता है, इसको ठीक करना चाहता है। और बच्चा जो है ना वो उसको बचाने के लिए जाता है वहाँ पर। वो कहता है मैं उसको बचा लूँगा, लेकिन वो इतनी ज़्यादा ज़ख्मी होती है, उसके जिस्म के ऊपर कीड़ियाँ गिरी होती हैं, जो चींटियाँ होती हैं ना, चींटियाँ उसके बॉडी को काट रही होती हैं। वो चीख रहा होता है उस पेन से भी, और कुछ जो वो ज़ख्मी है उसलिए भी चीख रहा होता है। तो वो सोचता है कि मैं इसको ना गन से ना शूट कर देता हूँ, जब मैं शूट कर दूँगा ना इसकी पेन ख़त्म हो जाएगी। लेकिन क्या होता है वो जब अपनी ना गन उठाता है ना, वो उससे पहले वो ना अपनी गन को चला नहीं पाता, और जो बीस्ट है, जो बाघ है, उसकी डेथ हो जाती है। अब जब उसकी डेथ हो जाती है तो बड़ा ये होपलेस फील करता है बॉय, ठीक है। उसके लिए जो होता है ना अब
जो टाइम पीरियड होता है वो डिफरेंट होता है इसके अपने जो एक्सपीरियंस लाइफ का गुजरा होता है ना उसके साथ से, क्योंकि इसका फर्स्ट एक्सपीरियंस था जहाँ पे ये फील करता है कि ना जो बीट्स है, बीट्स था ना, जो भी जो बग था, उसकी जो लाइफ की एंडिंग हुई है कितनी ट्रेजिक हुई है। तो वहाँ पे सोचता है कि शायद ये लाइफ का प्रोसेस है, कि लाइफ जो है ना वो ऐसे चलती रहती है। तब वो फील करता है कि लाइफ जो है बेसिकली उसका नाम पेन है, वो खुद को भूल जाता है उस वक्त। और जो बग की बॉडी की पेन थी ना वो उसको अपनी बॉडी के अंदर फील करता है और कहता है आई कैन नॉट स्टॉप, आई कैन नॉट स्टॉप इट, देर इज़ नथिंग आई कैन डू। और वो एडमिट कर लेता है कि वो हेल्पलेस है। वो वापस जाता है अपने घर की तरफ और सोचता है कि अब मैं अपनी ज़िंदगी को एक रियल वे में गुजारूंगा। अब वो सोचता है कि हाँ, लाइफ इज़ द नेम ऑफ हार्डशिप, लाइफ इज़ द नेम ऑफ अप्स एंड डाउन्स। यहाँ पे स्टोरी हुई एंड। जो स्टोरी का थीम है वो यही है कि जो डेथ है इनएविटेबल है और वी हैव टू एक्सेप्ट दैट इट्स समथिंग वी कैन नॉट अवॉइड। थैंक यू so much for watching this video. Please subscribe our channel. Allah Hafiz.